आज बुंदेला विद्रोह को मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में बुंदेला विद्रोह पर 2017 में प्रश्न पूछा गया था। उस समय प्रश्न 15 नंबर का पूछा जाता था। तो हमारी जो आने वाली परीक्षा है उसमें अब चूँकि 15 नंबर की जगह 11 नंबर का प्रश्न हो चुका है, सबसे बड़ा प्रश्न, तो हम 11 नंबर के दृष्टिकोण से ही बुंदेला विद्रोह को पहले देखेंगे कि उसका आंसर किस प्रकार से लिखना होता है। चूँकि 11 नंबर के प्रश्न को 200 शब्दों में लिखा जाता है, तो 200 शब्दों के भीतर पूरे क्वेश्चन को समेटना और 11 नंबर में अधिकतम 8 नंबर और 9 नंबर किस प्रकार से लाए जाएंगे, उसके लिए सभी चीज़ें आपके आंसर में सम्मिलित होना चाहिए। यदि आप ये करने में सफल होते हैं तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए, तो आज मुख्य परीक्षा के लिए किस प्रकार से आंसर लिखें, कैसे पृष्ठभूमि बनाई जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है, और कोई विद्रोह अगर पूछा जाता है तो उसको लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, एक जनरल फॉर्मेट भी हमारे को पता होना चाहिए। धीरे धीरे करके इस परीक्षा के लिए हमको जनरल फॉर्मेट को पर पकड़ बनानी होती है, और यदि आपने एक जनरल फॉर्मेट बना दिया तो उससे कई प्रकार के जितने आने वाले विद्रोह होंगे उनको उसी फॉर्मेट पर लिखा जाता है। तो चलते हैं। बुंदेला विद्रोह नाम से लग रहा है कि बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ होगा। चूँकि मुख्य परीक्षा के लिए इसको लिखना है, मैं आपको शार्ट में कैसे लिखते हैं ये सब कुछ इस आंसर फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम आपको बता देंगे। जब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो पहला प्रयास हमारा होना चाहिए कि जो भी प्रश्न का आंसर आप लिखने वाले हैं उसका पहले सिनॉप्सिस बनाएं। अगर आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि आप प्रारंभ से लेकर निष्कर्ष तक का एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। इस फॉर्मेट में अब केवल हमको रंग भरना होता है कि किस प्रकार से अब इसको लिखना है, प्रश्न को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई विद्रोह आप लिखें, पहला काम आपका रहे कि आपको पहले पृष्ठभूमि बनानी चाहिए। यदि प्रश्न बड़ा है तो पृष्ठभूमि बनाएंगे, यदि प्रश्न छोटा हो जाता है तो पृष्ठभूमि गायब हो जाती है और सीधे प्रश्न पर हमको आना होता है। ठीक है, तो बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करते हैं तो ये बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। ठीक है ना, 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ, और इसकी पृष्ठभूमि में आप देखिएगा कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र जहाँ पर ये बुंदेला विद्रोह हुआ है वो पहले बुंदेला शासकों के पास हुआ करता था, और इस बुंदेला शासकों में मुख्यतः छत्रसाल, जब राजा छत्रसाल 1728 में 29 में उन पर इलाहाबाद के सूबेदार, मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगस पठान ने आक्रमण किया था, तो उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से सहायता प्राप्त की थी, और उस सहायता के बदले में उन्होंने अपने राज्य का 1/3 हिस्सा जो है वो मराठों को दे दिया था। जो हिस्सा उनको दिया गया था उसमें मुख्यतः सागर, दमोह और नरसिंहपुर के आसपास का क्षेत्र था। जब तक मराठा पेशवा लोगों का यहाँ पर शासन रहा, अर्थात पेशवा बाजीराव द्वितीय जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में अंग्रेज़ों से पराजित होने के बाद पूना की संधि करते हैं। उस संधि के तहत एक तरफ पेशवा का पद समाप्त करके उनको बिठूर में बैठा दिया जाता है यूपी में, वहीं दूसरी तरफ पेशवा द्वारा ये जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र मराठों के पास था, सागर दमोह का क्षेत्र, ये अंग्रेज़ों को हस्तगत हो गया। जब तक मराठों के पास ये क्षेत्र रहा, मराठे यहाँ के स्थानीय
तालुकदार, मालगुजार, जमींदार लोगों के माध्यम से कर वसूली का काम करते थे। न केवल कृषकों को बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई थी मराठों के द्वारा, बल्कि इन तालुकदार, जमींदारों, मालगुजारों और बड़े कृषकों को, जमींदारों को भी बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं इनके शासनकाल में मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही ये मराठा शासकों से ये क्षेत्र अंग्रेज़ों के हाथ में गया, वैसे ही अंग्रेज़ों की कठोर प्रशासनिक नीतियों के कारण, बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा हमने, कठोर प्रशासनिक नीतियों के कारण इस क्षेत्र के ये जो जमींदार, मालगुजार, तालुकदार लोग हैं, ये एक समय 1817 के बाद से लेकर 1842 आते तक विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक 1817-18 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ये क्षेत्र अंग्रेजों को दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ठीक है, अब इतनी सारी पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी। इतनी सारी पृष्ठभूमि तो आप नहीं लिख पाओगे, पृष्ठभूमि को बहुत शार्ट में लिखना होगा। ठीक है, तो कई सब लोगों को अपने अपने तरीके से पृष्ठभूमि लिखते आना चाहिए। जैसे अपनी पृष्ठभूमि को 2-3 लाइनों में समेटना चाहिए। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल द्वारा पेशवा मराठा को दिए गए 1/3 क्षेत्र कोष्टक में सागर, दमोह, नरसिंहपुर कोष्टक बंद क्षेत्र का जब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पूना की संधि के तहत अंग्रेजों को हस्तगत किया गया, तो अंग्रेजों की कठोर प्रशासनिक नीति के कारण 1817 से 42 आते तक इस क्षेत्र के तालुकदारों, मालगुजारों, जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। ये हमारी पृष्ठभूमि हो गई। इस पृष्ठभूमि को आप अपने स्तर पर भी अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करिए। जब आप पूरा समझ बना लेते हैं प्रश्न की, तो ये काम पृष्ठभूमि लिखने का और आसान हो जाता है। सभी लोगों को आंसर राइटिंग की स्किल्ड सीखनी है। कोई एक बना बुनाया आंसर नहीं होना चाहिए। सबको अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंटेशन करते आना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन के तरीके को ही बेहतर तरीके से सिखाएं। जिसमें पहला काम हमने आपको बताया कि कोई भी विद्रोह आपको लिखना है तो पहले एक सिनॉप्सिस बनाएं, उसका एक जनरल फॉर्मेट बन गया। इन बिंदुओं को अब आपको भरते आना चाहिए। पहला काम हमारा हो गया कि हमने क्या बना दी, पृष्ठभूमि बनाकर हो गई हमारी। अब पृष्ठभूमि आप अपने स्तर पर भी बनाएं जैसा हमने आपको बताया। आगे आते हैं कि इस विद्रोह का नाम बुंदेला विद्रोह क्यों पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो बुंदेला विद्रोह नाम क्यों पड़ा, तो बुंदेलखंड के तालुकदार, जमींदार, जो मालगुजार, जिसमें लोधी, गोंड के अलावा मुख्यतः, हमने बोला इनके अलावा मुख्यतः बुंदेला ठाकुरों ने, ये सब मालगुजार जमींदार है, मैं बार बार वही शब्द दोहरा रहा हूँ, प्रयास करिए कि एक जगह इसको लिखें। मालगुजार, तालुकदार, जमींदार, बड़े किसान, मुख्यतः बुंदेला ठाकुर थे
इन बुंदेला ठाकुरों ने विद्रोह किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम बुंदेला विद्रोह पड़ा। यद्यपि बुंदेला ठाकुर के अलावा इसमें लोधी व गोंड तालुकदार और जमींदार और मालगुजार भी इसमें शामिल थे, ठीक है। लेकिन मुख्यतः कौन थे? बुंदेला ठाकुर। सही है। अगला मुद्दा आता है कि आपने नाम क्यों पढ़ा, इसका आंसर दे दिया। अब आता है तीसरा नंबर की इस विद्रोह का क्षेत्र कौन सा, कहाँ तक था। इस विद्रोह के क्षेत्र के लिए आपको राइट हैंड में पहले से एक मैप बनाना पड़ेगा मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का मैप बनाने के बाद उसमें कुछ चीज़ें और शामिल कर देनी चाहिए जो आसपास की होती है। जैसे यदि आप मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं तो इस मध्य प्रदेश के मैप में आते हैं बुंदेला विद्रोह का क्षेत्र। हमको क्षेत्र दिखाना है मैप पर, ठीक है। तो बुंदेला विद्रोह का जो क्षेत्र है ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर, उस समय जब 1817 में बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, इन्होंने पूना की संधि के तहत जब अंग्रेज़ों को ये क्षेत्र हस्तगत किया था, मराठों के पहले ये छत्रसाल के पास था, छत्रसाल ने मराठों को दिया, मराठों से किसके पास आया? अंग्रेज़ों के पास। तो जब ये अंग्रेज़ों के पास आया तो अंग्रेज़ों ने इस 1817 के बाद 1820 में इसको सागर नर्मदा टेरिटरी बनाया 1820 में, ठीक है। तो मुख्यतः यह सागर नर्मदा टेरिटरी का क्षेत्र है। समय के हिसाब से इसको सेट करना पड़ता है। तो एक तो आपके पास सागर आ गया, उसके बाद दमोह का क्षेत्र होगा, तो सागर नर्मदा क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ये बुंदेला विद्रोह का क्षेत्र है। अब इस बुंदेला विद्रोह के क्षेत्र के साथ साथ आपको कुछ आसपास की चीज़ों को भी शामिल करना है, ठीक है। उसमें यहाँ पर एक है जैतपुर, यहाँ पर सिंधिया वंश है, सिंधिया राजवंश का इलाका है ये, सिंधिया राजवंश का। यहाँ पर भोपाल रियासत है बगल में, और यहाँ पर नागपुर का क्षेत्र होगा। ये भी आप शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। छोटा मैप बना दें, उसमें आप ये शामिल करें। अब इस मैप में आप कितना रंग भर सकते हैं, यदि समय कम रहेगा तो मैं अगला काम यहाँ पर आपको बता दूंगा कि कैसे आप रंग भरेंगे। क्षेत्र हमने बताया मैप के माध्यम से कि सागर नर्मदा क्षेत्र, और उस सागर नर्मदा क्षेत्र में जिले, अगर आपके पास मैप बनाने का समय नहीं है तो आप इनको आपको इसमें शामिल करना है जिलों को, कि सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो सागर नर्मदा क्षेत्र कहलाता है। और ये सागर नर्मदा क्षेत्र 1820 में बनाया गया था, ठीक है। किन से किसके पास गया ये आपको पता हो गया। अब आती है बात कि इस विद्रोह का कारण क्या, ठीक है। पृष्ठभूमि आपकी बन गई। अब सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कारण। ये कभी भी विद्रोह लिखें, समय कम रहे तो सीधे कहाँ पर पहुँचे? कारण पर पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर जो बड़े भूस्वामी थे, बड़े भूस्वामी कारण को हमेशा पॉइंट में लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बड़े भूस्वामी उसमें थे मालगुजार, तालुकदार,
जमींदार और बड़े किसान, इसके अलावा और छोटे किसान भी यहाँ पर हैं। ठीक है। मुख्य विद्रोह करने वाले लोग जो हैं वो लोधी, बुंदेला और गोंड, ये मालगुजार हैं, तालुकदार हैं या जमींदार लोग हैं। मराठा शासन के समय इन्होंने पर्याप्त, इनको मराठा जो स्वामी थे इन्होंने पर्याप्त छूट दे रखी थी। ठीक है। तो पहला कारण है कि ये बड़े स्वामी, मालगुजार, तालुकदार, जमींदार, बड़े किसान मराठा प्रशासन में पर्याप्त छूट इनको मिली थी। ठीक है। जब मराठा की जगह अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इन मालगुजार, तालुकदार, जमींदारों पर का जो अधिकार है उसमें कटौती कर दी। इसलिए हमने कहा कि पहली लाइन लिखी थी और उसको निष्कर्ष में भी लिखेंगे कि अंग्रेजों की कठोर प्रशासनिक नीति के कारण, अंग्रेजों की कठोर प्रशासनिक आर्थिक नीति के कारण भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इन सब के जो वसूलीकर्ता होते थे उस जमाने के ये लोग, ठीक है, इनके अधिकार में कटौती कर दी। पहला, कटौती करने के बजाय के साथ साथ उल्टे इनके ऊपर कर लगा दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अधिकारों में कटौती के साथ साथ कर भी लगा दिया। जो लोग अभी तक कर वसूली का काम कर रहे हैं अब उन पर क्या लगा, कर लगा दिया। ठीक है। अब सोचिए, वसूली करने वालों पर अब कर भी लगा दिया गया। कुछ मालगुजारों को वसूली का काम दिया गया था, लेकिन वसूली करने के लिए जो परसेंटेज मराठा लोग दिया करते थे वो परसेंटेज इन्होंने 18% पर ले जाकर खड़ा कर दिया, यानी बहुत कम कर दिया। उनमें उनको वसूली का खर्चा भी निकालना है तो वो समस्या इनके साथ बढ़ गई। ठीक है। दूसरा, अब ठीक है कि आपने इन मालगुजार, तालुकदार के ऊपर कर भी लगाया और वसूली के काम में जो उनको वसूली का काम मिला था उसमें कटौती भी कर दी, साथ में कर की दर बढ़ा दी। इनके ऊपर कर तो लगाया ही, कर की दर क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई। अब ये इनकी आदत तो थी नहीं कर देने की, अब ये जो बड़े मालगुजार लोग हैं इन्होंने कर चुकाना बंद कर दिया, दिया ही नहीं कर। कुछ लोगों ने कर देने के लिए प्रयास किया, तो जो मुख्यतः जमींदार लोग हैं कर चुकाने के लिए इन्होंने अपनी जमींदारी को गिरवी रखा। ठीक है। जमींदारी को जब इन्होंने गिरवी रखा तो अंग्रेजों ने कहा कि जमींदारी गिरवी रख करके आप टैक्स नहीं चुकाएंगे। जिन जिन जमींदारों ने जमींदारी अपनी गिरवी रखी थी कर चुकाने के लिए, अंग्रेजों ने उसको जब्त कर लिया। ठीक है। जमींदारी को गिरवी रखा गया कर चुकाने के लिए, तो वो जब्त कर ली गई। अगला, अंग्रेजों ने जिन जिन मालगुजारों और तालुकदारों ने कर नहीं चुकाया था उनके विरुद्ध न्यायालय में डिक्री पारित करा दी, और डिक्री पारित करा के उनकी जो जमींदार, उनका जो उनके पास जितनी ज़मीनें हैं उसकी कुर्की कर दी, कुर्की भी कर दी। स्वाभाविक है कि अभी तक वो न्यायालय की चक्कर नहीं काटे बहुत, अब न्यायालय की चक्कर काटे, साथ में ज़मीन भी हाथ से चले गई। कर का बोझ बढ़ा हुआ है, यानी ऋण भार अधिक, तो वैसे ही हताश।
ऋण भार अधिक है, एक बात। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जब तक मराठों का शासन रहा 1817 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना भी है। 1803 से सभी मराठा, चाहे वो होलकर हो, सिंधिया हो, या भोंसले हो, या पुणे में पेशवा हो, इन्होंने 1803 के बाद अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि कर ली थी। उस सहायक संधि के कारण क्या हुआ कि इन मराठों को मदद करने वाले जो पिंडारी लोग होते थे, जो लूट मार का काम करते थे, इनके युद्ध जीतने के बाद उन पिंडारियों का रोजगार चला गया। अब वो पिंडारियों का रोजगार थोड़ा बहुत बचा रह गया था, 1817 में जाकर वो पूरी तरह समाप्त हो गया। इन पिंडारियों ने जब ये क्षेत्र अंग्रेजों को हस्तगत हुआ, तो इन पिंडारियों ने क्या किया कि लूटमार का काम जारी किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करके उनको पूरी तरह से नष्ट किया। तो नष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ सैनिक छावनियां भी बनाई थी। बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी पिंडारियों के दमन के लिए सैनिक छावनियां बनी थी। लेकिन जब पिंडारियों का दमन हो गया, तो वो जो सैनिक लोग बुंदेलखंड के क्षेत्र में थे, उन लोगों को हटा लिया इन्होंने। वो सैनिक लोग ही मुख्यतः बाजार हुआ करते थे इन क्षेत्रों के लोगों के, यानी किसानों के माल खरीदने वाले। अब वो सैनिक का पूरा छावनी और सैनिक लोग यहाँ से हट चुके हैं, उनका परिवार भी हट चुका। तब क्या होगा कि अनाज की कीमत कम हो गई। अब राजस्व चुकाने में एक और समस्या आ गई कि अनाज की कीमत भी कम। एक बात, न्यायालय में जो डिक्री पारित कराई जा रही थी, न्यायालय में भ्रष्टाचार भी था। न्यायालय में भ्रष्टाचार, विशेषकर देसी जो जज होते थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते थे। ठीक है। और अंग्रेजों की, मैंने अंतिम निष्कर्ष रूप में बोला था, अंग्रेजों की कठोर प्रशासनिक नीतियाँ, इन सब ने मिल करके ये जो नीतियाँ हैं कठोर प्रशासनिक, और वहाँ के जो प्रशासन के जो अधिकारी है, इन कठोर प्रशासनिक नीतियाँ, वहाँ के अधिकारियों का कुप्रशासन, अधिकारियों का कुप्रशासन, इसने विद्रोह के लिए लोगों को भड़का दिया। अब हमारे पास, हमने इतने पॉइंट लिख दिए 6-7, समय कम है और हमको छोटा आंसर लिखना है। तब कारण में कैसे लिखेंगे? 2 लाइन लिख करके भी कारण लिख सकते हैं आप। पहला कि बुंदेलखंड के जो बड़े मालगुजार, तालुकदार, जमींदार और बड़े किसान थे, मराठा प्रशासन के अंतर्गत उनको पर्याप्त छूट थी, लेकिन अंग्रेजों ने न केवल उनके अधिकारों में कटौती की, साथ साथ उन पर कर भी लगा दिया, और कर की दर क्या कर दी थी? ऊंची कर दी। दूसरा पॉइंट जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि निष्कर्ष रूप में अंग्रेजों की कठोर प्रशासनिक नीति, उनके अधिकारियों का कुप्रशासन ने 1817 से लेकर के 1842 आते तक बुंदेला ठाकुरों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। खत्म हो गया काम। ठीक है। इसके अलावा कुछ 1-2 पॉइंट और आप लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं हम। इसी समय 1839 में आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था, उसको भी इन मराठा आंग्ल अफगान युद्ध, तो उन्होंने सोचा कि बुंदेला सरदारों ने कि अंग्रेज की सेना तो अफगान में लगी है, तो यहाँ विद्रोह करेंगे, तो ये अवसर के रूप में देखा। इसको उन्होंने अवसर के रूप में देखा। एक, बहुत सारे जो यूरोपीय अधिकारी है, उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा नहीं होता था, साथ में वो उसमें अधिकारियों का बर्ताव में आ गया। ये जो तालुकदार मालगुजार है, इनको शस्त्र लेकर चलने की अनुमति इन्होंने ख़त्म कर दी। शस्त्र लेकर चलना, ठीक है, चलने की अनुमति समाप्त कर दी। समाप्त। ये हो गया
हमारा कारण इतने सारे हमने बना लिए। ठीक है, अब देखिए, पहला मुद्दा था पृष्ठभूमि बनाया, नाम क्यों पड़ा, क्षेत्र क्या है तो मैप बनाया, कारण हमने बता दिया। अब विद्रोह में शामिल लोग, चाहे तो आप ये विद्रोह में शामिल लोग जो हैं इनको मैप पर ही बता सकते हैं, मैप पर। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन के अपने तरीके के लिए उसको मैप पर दिखाते हैं। मैं अभी मैप पर नहीं, आपको अलग से विद्रोह में शामिल लोगों के बारे में और विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वालों के बारे में बता दे रहा हूँ। दो तरीका है, एक तो आप यहाँ पर मैप पर उसको दिखा दें, या दूसरा आप सारणी बना दें। ठीक है, तो आप क्या करें, विद्रोह प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। अच्छा, विद्रोह में शामिल लोग, ये आपने लिखा, ठीक, और जो विद्रोह में शामिल लोग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नरहुत इस सागर में है, और इस नरहुत के रहने वाले थे बुंदेला ठाकुर। बुंदेला ठाकुर नरहुत के रहने वाले। इन बुंदेला ठाकुर में मुख्यतः मधुकर शाह और गणेश जू ये दोनों भाई भाई हैं। ये लोग नरहुत में विद्रोह करने वाले मुख्य लोग थे। उसके अलावा जो बुंदेला ठाकुर हैं उसमें एक और थे चंद्रपुर के रहने वाले दीवान जवाहर सिंह। ये विद्रोह करने वाले मुख्य बुंदेला ठाकुर है। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके बाद आते हैं नरहुत के बाद जबलपुर में उस समय नरसिंहपुर का एरिया शामिल था, और वहाँ पर ये हीरापुर पहले जबलपुर में आता था, अभी नरसिंहपुर में है। नर्मदा और हिरन नदी के संगम पर ये हीरापुर है। ठीक है, इस हीरापुर में थे हृदय शाह लोधी, ये वहाँ के जमींदार हैं हृदय शाह लोधी, और आसपास के जमींदारों से इनके बेहतर संबंध थे, उनके रिश्तेदार लोग हैं। आसपास के जमींदारों से बेहतर संबंध, ये भी उसी प्रकार से अंग्रेजों के कठोर प्रशासनिक नीति के कारण इन्होंने भी विद्रोह का बीड़ा उठाया। इसके बाद तेंदुखेड़ा, जो रानी दुर्गावती का पहले एक सिंगौरगढ़ का किला और उनकी राजधानी क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पर गोंड शासक थे। इनके जो वंशज लोग हैं उसमें मदनपुर के ढिल्लन शाह गोंड, ढिल्लन शाह गोंड है, वो मदनपुर के रहने वाले हैं। और एक ढीलवार उसके आजू बाजू का ही एरिया, उसमें नरवर सिंह गोंड। हीरापुर के अलावा लोधी में घुघरी के नरवर सिंह लोधी भी इसमें शामिल थे। नरवर सिंह लोधी, और अलग अलग क्षेत्रों में और सारे लोग हैं, ये विद्रोह में भाग लेने वाले लोग हैं। ठीक है, अब ये जो विद्रोह में शामिल लोग, जिनमें बुंदेला ठाकुर, ये ज़्यादा स्वतंत्रता का उपभोग करके मालगुजार और जागीरदार लोग थे। इनमें राव विजय बहादुर
के दो पुत्र मधुकर शाह और गणेश जू, इन्होंने सबसे पहले बुंदेलखंड में विद्रोह को शुरुआत कराया। विद्रोह को शुरुआत कराने वाले ये लोग थे, अर्थात विद्रोह सबसे पहले नरहुत अर्थात सागर में प्रारंभ हुआ। सागर में प्रारंभ हुआ। उसके बाद ये विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे पहुंच गई हीरापुर। हीरापुर में जब विद्रोह हुआ तो हीरापुर में हृदय शाह लोधी और उनके आसपास के जितने जमींदार जो उनके सगे संबंधी थे उन सब ने विद्रोह कर दिया और इन्होंने हिरन और नर्मदा नदी के संगम पर ये क्षेत्र था तो बहुत सारी नर्मदा नदी की नावों को कब्जे में कर लिया और आसपास के गांवों में साथ में अंग्रेज़ों के जितने थाने और कार्यालय सरकारी कार्यालय होते थे उन पर इन्होंने आक्रमण किया, पुलिस को मारा, साथ में जितने आसपास के गांव हैं उनके में लूटपाट भी की। ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं कि हीरापुर के जो लोधी लोग थे इनका प्रभाव मदनपुर और ढिलवार के जो गोंड लोग थे, गोंड शासक, गोंड जमींदार तालुकदार थे, उन पर इनका प्रभाव था। इस कारण से ये विद्रोह यहाँ तक फैल गया। कुल मिलाकर विद्रोह चालू हुआ सागर से, फिर आ गया हीरापुर, हीरापुर से मदनपुर, ढिलवार और फिर आगे बैतुल, होशंगाबाद, मंडला तक भी इस विद्रोह की चिंगारी फैलती चली गई, अर्थात विद्रोह का विस्तार होता चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात हम बता दे रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये विद्रोह में शामिल लोग हैं। हीरापुर के जो हृदय शाह लोधी हैं ये एक्चुअली छत्रसाल के जो वंशज में उनका पुत्र जगतराज, जिनको चरखारी और जैतपुर की रियासत मिली हुई थी, उस जैतपुर में उनके वंशज पारीछात थे। पारीछात जो जैतपुर के राजा थे उनको हृदय शाह लोधी जो है अपना लीडर मानते थे, क्योंकि ये लोधी लोग जो हैं वो उत्तर भारत से ही यानी इसी आसपास के क्षेत्र से मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में आकर बसे हुए थे और ये धीरे धीरे करके बड़े भूस्वामी बन गए थे। तो राजा पारीछात को ये अपना लीडर मानते थे। हीरापुर के हृदय शाह लोधी राजा पारीछात को, तो लीडर जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, राजा पारीछात कहाँ के रहने वाले हैं? जैतपुर को ये लीडर मान रहे थे। अब आते हैं बात कि विद्रोह में अंग्रेजों को साथ देने वाले, उसका भी एक चार्ट बनाएं। विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वाले, अंग्रेजों का साथ देने वाले, इसी क्षेत्र के कुछ छोटी छोटी जो रियासतें थी उनके राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों का साथ देने वाले में सबसे पहले थे जो चंदेरी रियासत है। ये चंदेरी रियासत कभी अगर हम मध्यकाल की बात करें तो वीर सिंह बुंदेला को जब जहांगीर ने वहाँ पर बैठाया था ओरछा में, तब उनके बड़े भाई को उन्होंने चंदेरी में स्थापित किया था, राम शाह को, और उसके जो वंशज लोग हैं वो चंदेरी में राज्य कर रहे थे। आगे मराठा लोगों ने उस चंदेरी को जीता, बुंदेलखंड के क्षेत्र को। जब मराठों ने उसको जीता था तो सिंधिया, जो महाजी सिंधिया है, उनके कब्जे में वो क्षेत्र आया। जब सिंधिया लोगों का यहाँ पर पूरा कब्जा रहा और जब सिंधिया लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ में संधि की, ठीक है, तो संधि के तहत ये क्षेत्र सिंधियाओं के पास था। अब सिंधिया लोगों ने छोटी छोटी रियासतों पर अपना कब्जा बना रखा था, तो ये चंदेरी की रियासत जो है वो सिंधिया लोगों के कब्जे में थी। सिंधिया लोग यहाँ के जो छोटी रियासत के शासक हैं उनको 1/3 कर वो रखते थे वहाँ के शासक,
और 2/3 हिस्सा जो है वो सिंधिया को भेज दिया जाता था। बाद के वर्षों में सिंधिया लोगों ने इस पूरी रियासत को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, तो यहाँ के मर्दन सिंह ने अपना 1/3 हिस्सा जब सिंधिया लोगों ने उनको देने से मना कर दिया, 1/3 सिंधिया ने 1/3 भी देने से मना कर दिया, तब उन्होंने चंदेरी की जगह बानपुर को राजधानी बनाया और बानपुर को राजधानी बनाकर अब अंग्रेज़ों से मदद ली कि मेरा जो 1/3 हिस्सा है वो सिंधिया लोगों से आप सुरक्षित कराइए। तो बानपुर राजधानी और इसका जो 1/3 हिस्सा है वो अंग्रेज़ों की सहायता से सुरक्षित था, किसके विरुद्ध सुरक्षित था? सिंधिया के विरुद्ध। ठीक है। अब चूंकि अंग्रेजों ने इनको सिंधिया के विरुद्ध मर्दन सिंह को सहायता करके बानपुर की राजधानी को मान्यता दे दी थी, तो स्वाभाविक हो गया था कि मर्दन सिंह जब इस क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह होगा उसमें अंग्रेजों का साथ देंगे। तो मर्दन सिंह ने अंग्रेजों का साथ देते हुए इसी क्षेत्र में जो बुंदेला विद्रोह करने वाले मधुकर शाह और गणेश जू को पकड़वाने में मदद की। मर्दन सिंह ने स्वयं मधुकर शाह को अंतिम समय में पकड़ा और अंग्रेजों को सौंप दिया। पहले उन्होंने गणेश जू को पकड़ा जो मधुकर शाह के भाई हैं, पकड़ाया भी कह सकते हो। बाद में स्वयं मधुकर शाह को पकड़ा और अंग्रेजों को सौंप दिया। मधुकर शाह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया और अंग्रेजों को जब सौंपा गया तो अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी, मधुकर शाह को। ठीक, इसका मतलब मर्दन सिंह जो है उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपने निजी स्वार्थ के कारण इन बुंदेला विद्रोह जो उन्हीं के क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों में विद्रोह करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध अंग्रेजों को मदद कर दी। ये मर्दन सिंह, बानपुर इनकी राजधानी है, बाद में बनाई उन्होंने, पहले चंदेरी थी। ठीक है। और विद्रोह किसके कारण ऐसा हुआ? सिंधिया के कारण। दूसरे नंबर पर आते हैं, बानपुर के अलावा जो विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं वो हैं गड़ा कोटरा। गड़ा कोटरा में पहले 1810 तक ये गड़ा कोटरा का जो क्षेत्र है यहाँ के एक शासक हुआ करते थे मर्दन सिंह। इस क्षेत्र में भी ये अलग क्षेत्र है। इन पर भोंसले लोगों ने आक्रमण कर दिया। अप्पाजी भोंसले ने इन पर आक्रमण करके इनका क्षेत्र छीन लिया और गड़ा कोटरा का 1810 में अप्पाजी भोंसले जो नागपुर के रहने वाले हैं, अप्पाजी भोंसले ने इस क्षेत्र को जीत लिया, ने क्षेत्र जीता। ठीक है। तब ये जो गड़ा कोटरा के जो शासक थे, मर्दन सिंह की मृत्यु के बाद अर्जुन सिंह हुए। अर्जुन सिंह ने सिंधिया से मदद मांगी भोंसले के विरुद्ध। सिंधिया की सेना ने आकर के अर्जुन सिंह को उनका गड़ा कोटरा का क्षेत्र जीत कर दिया, लेकिन अर्जुन सिंह ने सिंधिया को कहा कि अगर आप जीत कर दोगे तो हम आधा राज्य आपको दे देंगे। ये आधा राज्य सिंधिया को मिल गया। अब आधा राज्य सिंधिया को तो मिल गया था, लेकिन बाद के वर्षों में अर्जुन सिंह ने सिंधिया से भी ये क्षेत्र छीन लिया। अब अर्जुन सिंह का पुत्र हुआ बख्त बली, और ये जो बख्त बली है ये 1842 में युवा था और 1842 में
बख्त बली को अब डर था कि सिंधिया फिर से उनका जो क्षेत्र है वो जीत लेगा। इसीलिए बख्त बली ने शाहगढ़ को राजधानी बनाई। ठीक है, गढ़ा कोटरा की जगह इन्होंने राजधानी बना लिया शाहगढ़। तो कहते हैं कि शाहगढ़ का राजा बख्त बली और बानपुर का राजा मर्दन सिंह, इन दोनों ने अंग्रेजों की मदद की। अब ये युवा है, इन्होंने सिंधिया के कारण ही, कि सिंधिया इनका क्षेत्र न जीत ले, शाहगढ़ को राजधानी बना के अंग्रेजों को सहायता की। और अंग्रेजों को सहायता करके इन्होंने अपना क्षेत्र को अंग्रेजों की सहायता से सिंधिया के विरुद्ध सुरक्षित रखा। और अंग्रेजों को खुश करने के लिए जब हृदय शाह लोधी अपने परिवार के साथ राजा पारीछात जैतपुर से भेंट करके वापस लौट रहे थे, तो इन्होंने हृदय शाह लोधी को पकड़कर, परिवार सहित पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। हृदय शाह लोधी को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, सौंप दिया। अब आप देखिएगा कि इनके दोनों के अलावा बख्त बली शाहगढ़ के राजा हैं और बानपुर के मर्दन सिंह ने उन्हीं के क्षेत्र के लोगों को पकड़ाया। इन्होंने, शाहगढ़ वाले ने हृदय शाह लोधी को पकड़वा दिया। अब इनमें एक और रोल किया भोपाल के नवाब ने। भोपाल के नवाब ने फिर इस युद्ध में अंग्रेजों को, इस विद्रोह में अंग्रेजों को मदद की। भोपाल के नवाब ने बख्त बली पर दबाव डाला कि आप अंग्रेजों की सहायता करिए। ठीक है, तो भोपाल के नवाब ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ। और होशंगाबाद तथा बैतूल में जो विद्रोही लोग थे उनको पकड़वाने में मदद की, उनके विरुद्ध विद्रोह करने में। तो ये लोग जो है होशंगाबाद बैतूल के जो विद्रोही हैं उनको पकड़ने में नवाब की भूमिका, कि विद्रोहियों को पकड़ने में, पकड़वाने में। 1842 में ये विद्रोह अब मार्च से शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके चिंगारी इसकी फैलते फैलते अगले 1843 तक ये पूरे क्षेत्र में विस्तारित हो गया। और 1843 के अंत आते आते तक, दिसंबर 1843 आते आते तक ये पूरा का पूरा विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, इस विद्रोह में कई सारे लोगों ने समर्पण किया, कई लोगों को पकड़ाया गया। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो विद्रोह है, इसमें मुख्य भूमिका इस समय के जो गवर्नर जनरल थे एलिनबरो, जो 1842 से लेकर 44 तक रहे। साथ में इस क्षेत्र में स्लीमेन उनका एजेंट हुआ करता था, उनकी मुख्य भूमिका रही। तो अंग्रेजों की तरफ से अगर हम अंग्रेज अधिकारी की बात करें, अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, तो स्लीमेन और एलिनबरो का रोल रहा, उनका भी उल्लेख यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अंग्रेजों ने कुछ को फांसी दे दी, हृदय शाह लोधी को बाद में माफ कर दिया गया, यानी इनको एक को दी गई है फांसी, एक को कर दिया गया माफ, ऐसे बहुत सारे लोगों को माफ भी किया गया। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि दंड और दया की नीति से इस विद्रोह का दमन किया गया। ठीक है, ये फांसी दी गई अर्थात दंड, और माफ किया गया अर्थात दया। तो दंड व दया की नीति से
इस विद्रोह का दमन किया गया। ये हमारी टैग लाइन होगी, ये महत्वपूर्ण लाइन है। दंड व दया की नीति से इस विद्रोह का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। अब जब कोई विद्रोह लिखा जाता है तो उस विद्रोह के पॉइंटों पर आए अगले। विद्रोह में शामिल लोग, विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वाले, इसके लिए हमने चार्ट बना दिया। अब लिखने हैं असफलता के कारण हर जगह मिलेंगे। ठीक है, इन असफलता के कारण को अगर आप गिनाना शुरू करोगे तो विद्रोह एक साथ सभी जगह शुरू नहीं हुआ। पहले सागर से शुरू हुआ, फिर नरसिंहपुर पहुंचा, फिर मंडला, होशंगाबाद, बैतूल तरफ पहुंच रहा है। इसका मतलब विद्रोही जितने लोग हैं या जितने असंतुष्ट लोग हैं, इनमें समन्वय नहीं था। ठीक है ना, मतलब स्वतंत्र रूप से व एकाकी रूप से विद्रोह किया गया। एकाकी रूप से विद्रोह, अलग अलग विद्रोह हुआ। इसलिए अंग्रेजों को बड़ी आसानी से इसको दबाने में आसानी से उन्होंने दबा दिया, क्योंकि स्वतंत्र और एकाकी रूप में विद्रोह हुआ। सर्वमान्य नेतृत्व कोई नहीं था इनका, अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। सर्वमान्य नेतृत्व नहीं। विद्रोह करने के लिए पहले से सभी लोग अगर एक साथ विद्रोह करते तो ज़्यादा सफल होते, यानी योजनाबद्ध विद्रोह नहीं, योजनाबद्ध विद्रोह नहीं। चौथा, विद्रोह और सफल होता यदि जनता का प्रत्यक्ष समर्थन होता। जनता का अप्रत्यक्ष समर्थन है और कई कई जगह की जनता इनसे त्रस्त भी थी, क्योंकि कुछ गांवों के जो इन्होंने बड़े महाजनों को और जमींदारों को लूटा था, उनकी लूट के दौरान आम जनता उस गांव की परेशान हो रही थी। तो जनता का इनको प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिला, बल्कि कैसा मिला, अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। इस कारण से भी ये थोड़ा सा सफल नहीं हो सके। अगला, इन्होंने टारगेट किसको किया, सरकारी कार्यालय व थाने को। मात्र इतना ही लक्ष्य है, सरकारी कार्यालय व थाना लक्ष्य था। इनकी तुलना में अगर अंग्रेजों को आप देखें तो अंग्रेज जो है योजनाबद्ध, कुशल और साथ में उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र और सेना की पर्याप्त टुकड़ियाँ, सेना की टुकड़ी सब उनके पास है। इसीलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया। अब विद्रोह को दबाने के बाद जो अगला मुद्दा है वो लिखना होता है परिणाम तो कुछ न कुछ निकला। ये सही है कि बुंदेला विद्रोह में जितने विद्रोही थे उन्होंने समर्पण कर दिया, कुछ लोगों को फांसी दे दी। निष्कर्ष रूप में हमने कहा कि दंड व दया की नीति के माध्यम से इन्होंने, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया ताकि आगामी भविष्य में और विद्रोह ना हो पाए। ठीक, अब हम परिणाम देखें तो परिणाम जब भी लिखें तो कारण को ध्यान में रखते हुए लिखना है। कारण हमने देखा था कि जो इस क्षेत्र में कठोर प्रशासनिक नीति और अंग्रेज अधिकारियों के कुप्रशासन के कारण विद्रोह भड़का था। न्यायालय की भी भूमिका बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए पहला जितना विद्रोह का कारण है उसकी पहले समीक्षा होती है और समीक्षा होने के बाद उसमें सुधार के काम करती है सरकार, चाहे वो अंग्रेज की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, हर जगह यही होता है। तो पहला अंग्रेजों ने क्या काम किया, परिणाम में देखें तो जितने अधिकारी थे उस क्षेत्र में जो कुप्रशासन के लिए जिम्मेदार थे, उन कुप्रशासन के लिए जिम्मेदार, ये चित्र हटा दे रहा हूं मैं अभी, कुप्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सबको बदल दिया गया। तो परिणाम पहला पड़ा
कुप्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बदल दिया गया। ठीक, एक काम हुआ, ये बड़ा बदलाव हुआ। कर की या राजस्व की दर, चूंकि इसके कारण भी विद्रोह हुआ था, कम कर दी गई, 10% हो गई, नियत हो गई है। ठीक है, न्यायालय की भूमिका संदिग्ध थी, मतलब वहाँ भ्रष्टाचार था, तो दीवानी व फौजदारी न्यायालय के अलग अलग अधिकारी बना दिए गए, अलग अलग अधिकारी बना दिए गए। ठीक है, यहाँ पर भी एक बदलाव कर दिया अंग्रेजों ने कि भाई अब इस प्रकार की जो स्थिति है उसको बदला जाए। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में था। उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर बुंदेलखंड को सीधे गवर्नर जनरल के एजेंट के पास रख दिया गया, गवर्नर जनरल के एजेंट के पास। चूंकि इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा अनुभव स्लीमेन के पास था, जिन्होंने पहले ठगी प्रथा का भी यहाँ पर उन्मूलन किया था और यहाँ के लोगों की नेचर को वो अच्छे से समझ रहे थे। तो स्लीमेन को आयुक्त बना दिया गया सीधे, अब स्लीमेन को आयुक्त बनाया गया। अंग्रेजों ने प्रयास किया कि इस क्षेत्र में कुशल प्रशासन देने का आगे प्रयास किया, कुशल प्रशासन देने का प्रयास। ठीक है, ये अंग्रेजों की नीति में शामिल हो गया कि अब हमको कुशल प्रशासन देकर के इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाना है या विद्रोह को फैलने नहीं देना है। ठीक है, तो अब देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर हमने पहले पृष्ठभूमि लिखी, कैसे लिखना है पता हो गया, क्यों नाम पड़ा, क्षेत्र के लिए मैप बनाना था, कारण बहुत सारे गिनाए, फिर विद्रोह में शामिल लोगों का चार्ट बनाया, विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वालों का चार्ट बनाया, असफलता के कारण ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे बिंदुओं में लिखे, परिणाम को छोटे छोटे बिंदुओं में लिखने सीखे ताकि शब्द सीमा को कम किया जा सके। साथ में परिणाम हमने लिख दिया, अब हमको लिखना है निष्कर्ष। इस निष्कर्ष से आगामी भविष्य में आपको इस विद्रोह का और क्या परिणाम आप देख पाए, तो आप निष्कर्ष में ये कहें कि यद्यपि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। विद्रोह की चिंगारी अंदर अंदर सुलगती रही और 14 वर्षों बाद 1857 के विद्रोह में ये एक बार फिर से धधक उठी। उस बारूद को चिंगारी देने का काम इसी क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में इसी क्षेत्र में इन्हीं जमींदारों और ताल्लुकदारों ने आगे विद्रोह को एक बार फिर से भड़काया और वहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ, उसके बाद आज़ादी के लिए एक नया अभियान शुरू हुआ। अर्थात ये आज़ादी की लड़ाई की एक कड़ी थी, शुरुआत थी। ठीक है, इस प्रकार आप इस पूरे बुंदेला विद्रोह को बहुत अच्छे से यदि फॉर्मेट करके लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। एक एलिनबरो का नाम आना चाहिए, कर्नल स्लीमेन का नाम आना चाहिए और किस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। अब इस प्रकार से मेंस में या प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न इस क्षेत्र विशेष से आएंगे उससे आपको अच्छे से आंसर बनने चाहिए। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।